नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण की, संप्रदान की, करण की या अपादान की? तो बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर देखेंगे वह कुल्हाड़ी से, देखिए कुल्हाड़ी क्या कर रहा है, यह साधन का बोध करा रहा है, यानी कुल्हाड़ी से या कुल्हाड़ी के द्वारा जब किसी चीज़ से या किसी चीज़ के द्वारा कोई कार्य की जाती है तो वहाँ पर जो से आता है वह करण कारक का चिन्ह होता है। किसका? करण का। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, सेब चाकू से काटा जाता है। तो जहाँ पर साधन का बोध हो वहाँ पर करण कारक होता है, लेकिन यहीं पर अलगाव के भाव में जब से आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चे बस से उतरते हैं, तो यहाँ पर जो अलगाव का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकरण इसमें में और पर आता है, अधिकरण का कारक चिन्ह में और पर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का स्त्रीलिंग दाती, दात्री, दात्री या धात्री? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? दाता का स्त्रीलिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दात्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप घोड़ा, घड़ी, घड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम अंत, इति, अर्थ या अध? तो अथ किसे कहते हैं? अथ जब किसी चीज़ का प्रारंभ होता है तो प्रारंभ को हम क्या कहते हैं? अथ कहते हैं। और इति किसे कहते हैं? समाप्ति को। तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। इति का अर्थ होता है समाप्ति। अगला प्रश्न देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद बताना है, 4, 5, 6 या फिर 7? तो ध्यान रखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना है। अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अन प्लस वय, अनु प्लस ए? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? अन्वय का क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय। तो यहाँ पर देखेंगे उ और अ, यह किस में आता है? यह आता है यड़ संधि में। अब यहाँ पर जब उ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो पहला यहाँ पर जो वर्ण है न, यह आधा हो जाएगा और बाद में वह हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा? वह बन जाएगा। तो इस तरीके से यह किस में होता है? यड़ संधि में होता है, ध्यान रखेंगे। तो अनु प्लस अय बराबर अन्वय। तो इसमें देखिए यड़ संधि में ई का य बनता है, उ का क्या बनता है? उ का व बनता है, और री का क्या बनता है? री का र बनता है, और जो वर्ण है वह आधा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत परिश्रम करना, ऊंची बातें करना, भारी हलचल, अपमानित होना? तो आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है कि लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा, रा, इरा या आ? तो लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो लुटेरा में देखिए एरा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय यानी जो मूल शब्द के पीछे लगता है, तो एरा प्रत्यय यहाँ पर लगा है। अगला प्रश्न है कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आश्रित वाक्य है? तो जब दो वाक्य और से जुड़े हों तो वहां पर क्या होता है? वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 13, 16 या 24। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। 24 रोला भी क्या है, एक सममात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में क्या होता है, सोरठा में इसी का उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखेंगे यमक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या उपमा। तो जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति हो, त त त त त, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर किसी की किसी से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो विद्यार्थी यानी विद्या का अर्थी, तो क्या हो जाएगा, विद्या को समझने वाला, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि जो पढ़ता है वही पास होता है, यह कौन सा वाक्य है। तो जो पढ़ता है वही पास होता है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पढ़ता है वही पास होता है, यानी ये वाक्य इस पर निर्भर है। तो जब दूसरा वाक्य पहले पर निर्भर हो तो वहाँ पर मिश्र क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है, सर्प, हाथ, आँख या नाक। तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्द उनमें परिवर्तन कर दिया जाए वो तद्भव हो जाते हैं। तो हाथ देखेंगे ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। आँख क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। नाक भी क्या है, तद्भव है। लेकिन सर्प देखेंगे, सर्प क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। तो सर्प हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। तो ए सही उत्तर हो जाएगा, सर्प तत्सम है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ, अभिमान। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, जानने वाला। ज्ञानी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अज्ञ, अज्ञानी हो जाएगा। तो अज्ञ इसका विलोम हो जाएगा जो नहीं जानता हो। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है, पाली को, प्राकृत को, संस्कृत को या अपभ्रंश को। तो हिंदी की आदि जननी ये संस्कृत को माना जाता है। किसे माना जाता है, संस्कृत को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल फूल में कौन सा विशेषण है। लाल फूल में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो लाल फूल, फूल कैसा है, लाल है, तो यह क्या संख्या बता रहा है, नहीं। परिमाण नाप तौल बता रहा है, नहीं। सार्वनामिक है, नहीं। ये गुणवाचक विशेषण यानी फूल की विशेषता बता रहा है, फूल कैसा है, लाल है, तो यह क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है। अ और आ का उच्चारण स्थान तालु से, ओष्ठ से, कंठ से या दंत से। तो अ, आ और ह इनका उच्चारण किससे होता है, इन तीनों का उच्चारण कंठ से होता है, ध्यान रखेंगे। तो कंठ से, क से कंठ, क से क वर्ग के सभी वर्ण। तो क वर्ग के सभी वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, इनका भी उच्चारण कंठ से होता है। और अ और आ और है इनका भी उच्चारण ही कंठ से होता है। तो इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है, इन सभी को ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है, ध्यान रखेंगे। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। अगला प्रश्न है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। निराशा का संधि विच्छेद, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा, निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा। तो क्या हो जाएगा, निराशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस आशा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, निह प्लस आशा निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या ब्राचड़। तो बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 20, 25, 30, 35। तो कितनी हो जाएगी, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इस तरीके से प फ ब भ म तक टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ध्यान रखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होता है। वर्ण या फिर ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में, 1, 2, 3 या फिर 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, अघोष, देखिए यहाँ पर घोष, घोष को ही सघोष कहते हैं, और अघोष, अघोष और सघोष, ये 2 वर्गों में बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर। अगला प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, यानी भगवान श्री गणेश को लंबोदर कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब किसी तीसरे की बात हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत प्यारा होना, बहुत कष्ट देना, कम दिखना या धोखा देना। तो आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है किस प्रकार का वाक्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है या आज्ञावाचक है। तो क्या हो जाएगा, तो वाह कितना सुंदर दृश्य, यह विस्मयादिबोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से जो विराम चिन्ह है इसको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अल्प विराम किसे कहेंगे, इस तरीके से केवल एक कॉमा होता है अल्प विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, खड़ी पाई होता है। इसे जो हमारा ये वाला है ये अर्ध विराम है, क्या है, अर्ध विराम है। और प्रश्नवाचक इस तरीके से बनता है। इन सभी को ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो यथा प्लस अर्थ, यथार्थ का क्या बनेगा, यथा प्लस अर्थ, तो इसका बनेगा यथार्थ। तो ये क्या है, यह दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंकज किस प्रकार का शब्द है। पंकज किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए जैसे 2 शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, घर को घ को अलग कर दें, र को अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इन्हें हम रूढ़ कहते हैं।
यौगिक किन्हें कहते हैं? जिनको अलग अलग करने पर अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है, तो दो अलग अलग अर्थ हो गए, तो ये यौगिक होते हैं। लेकिन योग रूढ़ कौन होते हैं? योग रूढ़ जो तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, जैसे बहुव्रीहि समास होता है, कोई तीसरा होता है, उसी तरीके से योग रूढ़ होता है। तो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ में होते हैं। जैसे पंकज है, तो पंक और ज मीन्स जन्म लेने वाला, पंक में कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल को कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया पंकज। ये तीसरे की तरफ यानी कमल की तरफ इशारा करता है। अगला प्रश्न है कि राम ने खाना खाया में ने क्या है? कारक चिन्ह है, प्रत्यय है, उपसर्ग है या अव्यय है? तो राम ने खाना खाया, ये कर्ता कारक का चिन्ह है, तो ये कारक का चिन्ह है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।